नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अतुल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेमिनी अकेडमी विच इज सेंटर फॉर एक्सीलेंस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि भारत पर अंग्रेज़ों के अधिकार करने से पूर्व पहले मराठा हमें उसकी शासन व्यवस्था को समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो मराठों की शासन व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें से अधिकतर एक या दो क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। नंबर, शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था आरंभ करने से पहले मैं एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं आजकल के एग्जामिनेशन के ट्रेंड को देखूं तो यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस से ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस को आजकल प्रायोरिटी दी जा रही है। इट मीन्स अब क्वेश्चन डायरेक्टली कि शिवाजी का जन्म किस सन में हुआ या शिवाजी की मृत्यु किस सन में हुई, इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जा रहे हैं। परंतु जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी या अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ क्या थी, तो कुछ क्वेश्चन जो लॉजिकल से रिलेटेड है उन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, या कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था से। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण और पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद का नाम क्या था। इसका आंसर, शिवाजी की मंत्रिपरिषद का नाम अष्टप्रधान था। यहाँ पर अगर क्वेश्चंस को घुमा के पूछा पड़ा क्या वो मंत्रिपरिषद थी, आंसर होगा नो, वो मंत्रिपरिषद नहीं थी। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद एक सामूहिक निर्णय लेती है। उस निर्णय जो सामूहिक निर्णय लेती है जिसको इम्प्लीमेंट करते हैं वही मंत्रिपरिषद का कार्य है। परंतु मध्यकालीन युग में राजा सर्वोच्च शक्ति होता था तथा मंत्रिपरिषद का कार्य सिर्फ राजा को परामर्श देने का था और राजन उसके परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार दोनों कर सकते। इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि अष्टप्रधान एक मंत्रिपरिषद नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टप्रधान इससे पहले भी 2-3 जगह यूज हुआ है। अष्ट वर्ड इससे पहले 2-3 बार यूज हुआ है, जैसे कि अष्टदिग्गज, अष्टचाप और अष्टप्रधान। अष्टप्रधान शिवाजी के लिए यूज होता है, प्रधान शिवाजी। अष्टदिग्गज, दिग्गज अर्थात अपने कार्य में बहुत ही ज़्यादा निपुण। ये जो शब्द था ये हमारा कृष्णदेव राय के काल में सामने आया था। राजा कृष्णदेव राय के काल में अष्टदिग्गज होते थे। अष्टचाप मध्यकालीन युग के कवि थे, जिसमें वल्लभाचार्य जी आदि थे। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, बट क्वेश्चंस अगर आएगा तो वो सिंपल पूछेगा, अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, अष्टचाप, इनको लिंक कराएगा। तो अष्टप्रधान शिवाजी, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय से संबंधित और अष्टचाप मध्य युग भक्तिकालीन काव्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अपने अष्टप्रधान की तरफ। अष्टप्रधान के अंदर टोटल 8 मुख्य पर्सन होते थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का था। पेशवा का मुख्य कार्य था वित्त एवं सामान्य प्रशासन का देखभाल करना और वो राजा का प्रधानमंत्री भी होता था। शाहू जी के काल में पेशवा का पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया तथा बालाजी विश्वनाथ के काल में ये वंशानुगत भी होना शुरू हो गया। यद्यपि शिवाजी ने जब इस पद की स्थापना की थी ये पद वंशानुगत नहीं था। दूसरे नंबर पर आते हैं अमात्य तथा मजूमदार, जो वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था तथा आय व्यय के सभी लेखों की जाँच करता था। वकिया वनीस, इसको याद करने का तरीका हो सकता है वाकिया वनवीस अथवा मंत्री। वाकिया अर्थात जो दिन प्रतिदिन की कार्यवाही का मतलब रखता है, जो भी वाक्य, नवीस अर्थात गृह मंत्री। तो यहाँ से हम इसको याद कर सकते हैं कि वाकिया नवीस अर्थात राज्य की दिन प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण करने वाला। शुरू नवीस अथवा सचिव। सचिव प्राचीन काल की बात करें या आज की, नॉर्मली राजकीय पत्र व्यवहार के काम आता है और प्रगणों के हिसाब की जांच करता है। दबीर या सुमंत। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, ये फारसी और हिंदी। चूँकि मध्यकालीन भारत में मुग़लों का बहुत बड़ा एक तरीके से दबदबा था पूरे भारत पे, तो हम जहाँ जो शब्द यूज़ करते हैं वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू दोनों ही होते थे और राजकीय भाषा फारसी थी। फारसी भाषा होने के कारण यहाँ पर भी जो शब्द हैं वो आपको फारसी और हिंदी दोनों मिलेंगे। क्वेश्चन वाला अधिकतर सुमंत पूछेगा, परंतु कभी कभी वो दबीर वर्ड भी यूज़ कर सकता है।
सुमंत, बड़ा सिंपल है, सुमंत जी हमेशा विदेश का काम करते हैं। सेनापति या सर नौबत, अर्थात जिसके सिर पर नौबत आई हुई है, सेनापति। पंडित राव, नाम से ही बिल्कुल क्लियरली पता है, विद्वानों और धार्मिक कार्यों को दिए जाने वाले विवरण के बारे में बात करेगा। और न्यायाधीश, न्यायाधीश का पद बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये राजा के बाद जो भी दीवानी या फौजदारी मामले या जितने भी मामले होते थे उन सभी को देखता था। तो यहां तक बात हुई हमारी अष्टप्रधान की। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं शिवाजी। शिवाजी ने अपने शासन को प्रांतों में डिवाइड किया था, 4 प्रांतों में। प्रत्येक प्रांत एक राज प्रतिनिधि, अर्थात कंट्रोल राजा का रहेगा, तो अपने प्रतिनिधि के रूप में जो वहाँ का उस समय प्रमुख होता था उसके अधीन होता था। जागीर प्रथा, क्या शिवाजी ने जागीर प्रथा अपनाई थी? तो आंसर होगा नो। यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि मुगल काल में जागीरदारी प्रथा बहुत तेजी के साथ विकसित हो रही थी, परंतु शिवाजी ने उसके उलट जागीर प्रथा समाप्त की और अधिकारियों को नगद वेतन देना आरंभ किया। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, स्वराज प्रांत जो सीधे शिवाजी के अधीन होते थे। तो यहाँ तक हमने सब कुछ बताया, दैट इज रिलेटेड विद द शिवाजी का प्रांतीय प्रशासन। अभी बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि शिवाजी को राज्य विरासत में नहीं मिला, शिवाजी को पूरा राज्य अपनी मेहनत के बलबूते स्थापित करना पड़ा। अर्थात सेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है उस राज्य को स्थापित होने में। तो शिवाजी के सैनिक को पागा सैनिक कहते थे। पागा सैनिक अर्थात जो घुड़सवार सैनिक होते थे, इनको बरगीर, व्यक्तिगत घुड़सवार, राजकीय घुड़सवार और पागा सैनिक, ये उनके टोटल नाम थे। इसका मतलब ये होता था कि पागा सैनिक अर्थात घोड़ा, शस्त्र और मानव, ये तीनों राज्य की तरफ के होंगे और उनको नगद वेतन मिलेगा। नंबर 2 पर आते हैं सिलेदार। सिलेदार अर्थात अस्थायी घुड़सवारों का दल। इसके अंदर ये कोई स्थायी सेना नहीं थी, लोग रोजमर्रा के अपने दैनिक कार्य करते थे। जब भी राजा किसी आक्रमण के लिए जाता था या शिवाजी महाराज जब भी या मराठी सेना जब भी कहीं हमला करने के लिए जाती थी, तो वे अपने आसपास के एरिया से अस्थायी घुड़सवारों की भर्ती किया करते थे, उनको सिलेदार बोलते थे। इसके बाद आती है शिवाजी की पैदल सेना, जो सेना श्रेणियों में विभाजित थी। अर्थात 25 साधारण सैनिकों के ऊपर 1 हवलदार। इसको याद करने का तरीका कैसे है? 5 गुणा 5, सारी कहानी 5 के ऊपर चलेगी। तो 5 गुणा 5 अर्थात 25 सिपाही के ऊपर 1 हवलदार, 5 हवलदारों के ऊपर 1 हजारी और 5 1 हजारी के ऊपर 1 5 हजारी। ये टोटल हो गया। अच्छा, यहाँ पे पागा सैनिक का हेड कौन होता था? पागा सैनिकों का हेड सरे नौबत अधिकारी होता था। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछ लिया जाता है और ये एसएससी वगैरह में काफ़ी बार आ चुका है, तो कहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 25 घुड़सवारों की टुकड़ी को एक भिश्ती मिलता था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एक भिश्ती कितनी घुड़सवारों की सेना के पास होता था? अर्थात 25 घुड़सवारों की एक टुकड़ी को एक भिश्त एवं नालबंद